हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम दुबे, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका यार, आपका टीचर अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th का लाइट का, वो है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कुछ रूल्स को। नया आज लुक के साथ मैं आपके सामने शामिल हुआ हूँ टॉपिक के साथ में। तो नया लुक और नया टॉपिक दोनों धमाल मचाएंगे आज हम दोनों मिलकर के आपके साथ। तो देखिए यहाँ पे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग कुछ रूल देखने वाले हैं, कुछ ऐसे रूल जिसको हम लोग जब भी इमेज बनाएंगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स से तो हमेशा उसे फॉलो करेंगे और उसी को फॉलो करते हुए हम लोग सारा का सारा इमेज बनाएंगे। तो देखिए पहला रूल क्या होता है। रूल को बताने से पहले मैं डायरेक्टली इमेज बना देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये आप सभी को मालूम है, इस मिरर को हम पहचानते हैं और इस मिरर का नाम क्या है? इस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। ठीक है, हम इसको भी पहचानते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये आपका पोल हो गया। तो पहला रूल ये कहता है कि कोई भी पैरेलल लाइट अगर आती है, कोई भी पैरेलल लाइट है, ठीक है, तो ये एक पैरेलल लाइट हो गई। ये पैरेलल लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से होकर जाएगी और वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। मतलब एक चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि पैरेलल रे ऑफ लाइट, और ये पैरेलल हम किससे कंपेयर करके बता रहे हैं? इससे कंपेयर करके, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंस होगी, क्या होगी? इंसिडेंस। तो हमेशा वो पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से। देखिए एक और मैं इसी का देता हूँ एग्जांपल आप लोग को। मैंने अभी रे ऑफ लाइट ऊपर ली थी, है ना, अब रे ऑफ लाइट को मैं नीचे ले लेता हूँ। चलिए, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट ले लिया मैंने, ये हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, POI, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट यहां से होकर जाती है। बहुत प्रयास कर रहा हूं, टेढ़ा ही बन जा रहा है। तो ये रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जा रही है। तो ऊपर वाला भी देखिए रे ऑफ लाइट पैरेलल था, नीचे लाइट को देखिए पैरेलल है। तो यहां पर ये जो पैरेलल हम लोग बोल रहे हैं, ये पैरेलल किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो पहला मूल मंत्र हमने याद कर लिया। तो पहला हमारा मूल मंत्र क्या हुआ? पहला मूल मंत्र हमारे रूल का ये हुआ कि रे ऑफ लाइट parallel to principal axis after reflection will pass through focus। ये तो कॉनकेव में हमने बता दिया। किसमें बता दिया? कॉनकेव में। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के बारे में। तो ये कुछ कॉन्वेक्स हमारा नज़र में आता है इस तरह से, अंदर की तरफ हमने लाइनिंग कर दी और ये हमारा कॉन्वेक्स बन गया। क्या बन गया? कॉन्वेक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपका? पोल। क्या हो गया? पोल। ठीक है, रे ऑफ लाइट आई और ये रिफ्लेक्शन पार्ट है। तो रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी
अब यहाँ पर तो सर का रूल गलत हो गया यार। सर ने बताया था कि पैरेलल लाइट रहेगी, हमेशा फोकस से जाएगी, लेकिन यहाँ तो सर का रूल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल तो है लेकिन फोकस से नहीं जा रही है। तो कंफर्म बात है, कंफर्म बात क्या है, कॉन्वेक्स में एक्चुअल में वो नहीं जाती है। तो हमने इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो ये देखा कि वो फोकस से जाते हुए अपीयर होती है। क्या होती है? अपीयर। तो याद रखना है आपको, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ray of light parallel to principal axis appear to pass through focus। तो यहां पर एक चीज मालूम चल गई कि यहां पर आपका जो फोकस है किस पर, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स पर। तो कॉन्वेक्स पर आपने देखा कि रे ऑफ लाइट जो होती है वो रे ऑफ लाइट अपीयर होती है, एक्चुअली पास नहीं होती है, एक्चुअली पास नहीं होती है। तो ये दोनों चीज़ों को अच्छे से लिख लें पहले आप, फिर आगे हम इसमें स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, और कुछ और चीज़ों को देखेंगे हम लोग, फिर स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड रूल। क्या स्टार्ट करेंगे? अपना सेकेंड रूल हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स के केस में रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो अपीयर्स होता है। अपीयर्स होता है, क्या होता है? आते हुए वहां से नजर में आता है। तो लिख सकते हैं अपीयर्स टू कम, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस। तो ये चीज हमको समझ में आ गई, ये चीज हमारा क्लियर हो गया। अब यहां पर दूसरा रूल देखिए, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे ये आपका मिरर और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक लाइट है जो फोकस से डायरेक्ट जा रही है, फोकस से क्या हो रही है? डायरेक्ट जा रही है। तो जो लाइट डायरेक्टली फोकस से जाती है और कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग पार्ट पर टकराती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है? पैरेलल। आप देख रहे होंगे इसका जस्ट अपोजिट है, वो जस्ट अपोजिट। यहां पर पैरेलल लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जा रही थी, वहां पर क्या हो रहा है? डायरेक्ट फोकस से जाने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जा रही है? पैरेलल। क्या हो जा रही है? पैरेलल। तो यहां देख रहे हैं कि दोनों ही क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप लिख सकते हैं रे ऑफ लाइट passes through focus, passes through focus after reflection, it will be parallel to principal axis, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी को आप कॉन्वेक्स के टर्म्स में देखिए। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हमने बना दिया, कॉन्वेक्स, और ये रही हमारी रे ऑफ लाइट। अब यहां देखिए, ये रहा फोकस, वर्चुअल होता है तो ब्रेक कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अब देख रहे होंगे, रे ऑफ लाइट पैरेलल हो गई। ये क्या है? आपकी रिफ्लेक्टिंग लाइट। ये क्या है? आपकी इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टिंग लाइट, यहां भी बना लेते हैं। इंसिडेंट लाइट,
रिफ्लेक्टिंग लाइट, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टिंग लाइट। ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट है और ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो आपने देखा कि एक रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस की तरफ जाते हुए दिख रही थी, अपीयरेंस था उसका, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो गया, पैरेलल। क्या हो गया, पैरेलल। तो हम कह सकते हैं अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर become parallel to the principal axis. That means ray of light फोकस की तरफ जा रही थी। हम लिख सकते हैं इसमें, मैं ब्लू इससे लिख रहा हूं मार्कर से, a ray of light going towards focus of convex mirror become parallel. We can write become parallel to principal axis after reflection. आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आपने देखा दोनों ही केस, दोनों ही चीजें आपने अच्छे से देखी है कि दोनों रूल में क्या क्या डिफरेंस है। पहला रूल और दूसरा रूल दोनों एक दूसरे के टोटली अपोजिट हैं। क्या है, टोटली अपोजिट। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस बन गया इस तरह से, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर, ये बन गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस PI और ये रहा इंसिडेंट लाइट। आप देख रहे हैं अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, मैक्रोस्कोपिक, अगर मैं मैक्रोस्कोपिक टर्म्स में बात करूं तो ये लाइट का सरफेस, ये रहा आपका मिरर का सरफेस और ये रही वो लाइट। अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आएगा, मतलब जहां पर दो लाइट आपस में, जहां पर एक लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है वहां पर हम नॉर्मल बनाते हैं। अब यहां पर नॉर्मल हमने बनाया। नॉर्मल क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए। अब यहां पर देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो हम जानते हैं रूल कि एंगल I और एंगल R बराबर होता है। इसका मतलब अगर ये एंगल I है तो एंगल R भी कितना होगा, 0। और 0 तभी हो सकता है जब वो सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिवर्ट बैक हो जाए। इसका मतलब जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस से लौट जाती है। तो मतलब हमारा रूल क्या बन गया, हमारा थंबनेल क्या बन गया, हमारा थंब रूल क्या बन गया कि रे ऑफ लाइट passes through center of curvature after reflection return back follows the same path. After reflection return back follows the same path. तो आपको ये चीज यहां पे समझ में आ गई कि किस तरह से थर्ड रूल हमारा काम करता है। कौन सा रूल हमारा काम करता है, थर्ड रूल। अब इसी को कॉन्वेक्स में देखिए, किस में देखिए, कॉन्वेक्स में देखिए।
यहाँ पर मैंने ब्लू से लिख दिया है कॉनकेव को, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपको देखना है कि मैं डायग्राम के नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इंसिडेंट लाइट, और यहीं पर हम बना देते हैं रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोइंग टूवर्ड्स दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रे ऑफ लाइट जो है वो गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को फॉलो करते हुए लौट आता है। तो रे ऑफ लाइट लिख लेते हैं अच्छे से इसको कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ताकि आपको अच्छे से मालूम हो कि किस तरह से रूल्स को हमको फॉलो करना है। तो लिख लेते हैं रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ convex mirror will reflect back along the same path। सेम पाथ को फॉलो करते हुए वो लौट आता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रूल हो गया? थर्ड रूल हो गया। अब इसके बाद अगले रूल के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला रूल बहुत सिंपल रूल है, ज़्यादा कुछ इसमें हेडेक नहीं है। क्यों हेडेक नहीं है? देखिएगा, ये हमने बना दिया वापस से कॉनकेव मिरर, ये रही रे ऑफ लाइट और ये रही रिफ्लेक्टिंग लाइट और ये रही इंसिडेंट लाइट। एंगल आई, एंगल आर। तो बहुत इजी है कि हम बोल सकते हैं कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंस एट द पोल will reflect back making the same angle। तो हम बोल सकते हैं कि ray of light incident at pole will reflect making सेम एंगल। सेम एंगल मतलब 30 डिग्री अगर इंसिडेंस एंगल है तो 30 डिग्री का आपका रिफ्लेक्टिंग लाइट भी बनाएगा। कौन बनाएगा? रिफ्लेक्टिंग लाइट भी बनाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सारे रूल्स समझ में आ गए कि किस तरह से हमको रूल लिखने हैं। तो पोल पर डायरेक्टली आने वाला लाइट, कौन? पोल पर आने वाला डायरेक्टली लाइट आपको समझ में आ गया। तो यहां पर आपको एक चीज और समझनी होगी कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल रिफ्लेक्ट बैक मेकिंग सेम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। किस पर? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को देख लीजिए, यहां पर ये रही आपकी कॉन्वेक्स, ये रहा लाइट और ये रहा लाइट, एंगल आई और एंगल आर। तो यहां पर याद रखना है आपको, ये जो एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल जो है वो एंगल आपको प्रिंसिपल एक्सिस के साथ लेना है। काहे के साथ लेना है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है। तो यहां आपको समझ में आ गया सारा चीज अच्छे से। अब ये चीज होने के बाद, समझने के बाद, हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। कुछ आधे घंटे का और टॉपिक हमारा है इसमें, अच्छे से और देख लेते हैं इसे हम लोग, ताकि आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला हमारा टॉपिक है वो, अगला हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, सॉरी मिरर लेंस, हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर कैसे बनाता है। देखिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय
मिरर। तो पहला याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन हर साल सीबीएसई में आता है और आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, तब आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये हमने बना दिया फोकस, और ये बना दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बना दिया हमने पोल। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स बना दिया है, ये कुछ इस तरह से होगा, ऐसे। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला केस जो हम देखने वाले हैं, वो पहला केस कुछ इस तरह से है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच खड़ा रहेगा। तो पहला हमारा केस क्या हुआ, बिटवीन पोल एंड फोकस। इसे नीचे लिख लेते हैं ताकि डायग्राम बना पाए अच्छे से। बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमारा पहला जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो हम देखने वाले हैं फोकस और पोल के बीच में। तो याद रखिएगा, डायग्राम को अगर अच्छे से आपको बनाना है, ज़्यादा हौच-पौच ना रहे, तो आप केवल 2 रे ऑफ लाइट का यूज़ करेंगे। जहां भी 2 रे ऑफ लाइट आपस में इंटरैक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट होंगे, वही इमेज का पॉइंट होगा। तो यहां देखिए, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, मैंने 2 रे ऑफ लाइट लिया ऐसे और एक ऐसे। तो आप देख रहे हैं इन दोनों रे ऑफ लाइट की कैरेक्टरिस्टिक को देखिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गई तो हमको मालूम है, रूल नंबर 3 है हमारा, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगी। तो ये गुजार दिया हमने इसे ऐसे। दूसरा हमारा पहला रूल, लाइट जो है पैरेलल लाइट, रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट फोकस से होकर जाएगी। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखिए, यहां पे का डिस्टेंस लगातार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब 2 रे ऑफ लाइट के बीच का डिस्टेंस लगातार इंक्रीज हो रहा है, और जहां भी ऐसा केस आता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्ज होना। क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्ज होना। तो यहां पर रे ऑफ लाइट diverges from each other। तो यहां पर रे ऑफ लाइट एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग को कहीं भी इसका मीटिंग पॉइंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब 2 चीजें आपस में फैलने लगती हैं इस तरह से, तो हमको मालूम है दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। इसका मतलब हमको उनका मीटिंग पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊं, मिरर के पीछे, तो यहां कहीं उसका मीटिंग पॉइंट मुझे मिलता है, ए डैश बी डैश। और यहां पर आपको समझ में आता है कि ए बी जो था वो ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश जो है वो कौन है, इमेज। तो इसका मतलब इमेज इस वाले केस में मिरर के पीछे बन रहा है। आप देख रहे हैं ये छोटा सा बेचारा ऑब्जेक्ट है और उसे कहीं ज्यादा बड़ा कौन है, इमेज। तो ये आपको याद दिला रहा होगा जब आप लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं या हम लोग कहाँ जाते हैं, सैलून जाते हैं, तो वहां पर जब शेविंग करने का बाद आता है तो एक ऐसा मिरर होता है जिससे हमारा जो फेस होता है वो फेस मैग्नीफाइड हो जाता है, फेस बड़ा हो जाता है। तो जो शेविंग मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। और कॉनकेव मिरर में अगर आप पोल और फोकस के बीच खड़े होते हैं तो आपको आपका इमेज मैग्नीफाइड दिखाई देता है। सेम चीज आप लोगों ने डेंटिस्ट के यहां देखी होगी, चॉकलेट बहुत खाते हैं, बचपन में गए भी होंगे। तो डेंटिस्ट जो यहां पर लगा के रखता है पतला सा एक स्ट्रिप आता है, वो स्ट्रिप मेरे पास में है, मैं अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा। उस स्ट्रिप में जो नीचे का बेस होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। तो वहां पर वो क्या करता है, वो आसानी के साथ उसकी हेल्प से
सारा का सारा आपके अंदर के लगे हुए उन कीड़ों को देख लेता है, ठीक है। किसे देख लेता है? कीड़ों को देख लेता है। तो आपको समझ में आ गया कि कॉनकेव मिरर का यूज क्या क्या है इन केस में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं नेचर के बारे में, याद रखिएगा हमेशा बोर्ड एग्जाम में नेचर को पूछा जाएगा, और नेचर किसका पूछा जाएगा? इमेज का। तो याद रखिए पहला नेचर क्या आएगा? देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से बड़ा है। क्या है? बड़ा। तो लिख सकते हैं या इनलार्ज कर देते हैं, इनलार्ज्ड, enlarged than the object, ऑब्जेक्ट से बड़ा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा कैरेक्टर क्या है? डॉटेड लाइन का मैंने यहां यूज किया है इमेज को बनाने में, और डॉटेड लाइन हमेशा किसके लिए होता है? वर्चुअल। तो हम डाल देते हैं वर्चुअल। और देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को हमेशा हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले को हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग? इनवर्टेड, उल्टा बोलते हैं। तो यहां पर ये बना कैसे है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इरेक्ट। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, वो है पोजीशन। तो पोजीशन कहाँ है इसका? मिरर के अंदर, मतलब कि बिहाइंड मिरर। ये फ्रंट का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है, मतलब बन कहाँ रहा है? वो पीछे। तो हम लिख सकते हैं इमेज formed behind the mirror। अच्छा, ये तीन ही चीज हमको हर जगह लगने वाला है। इमेज फॉर्मेशन का ये तीन केस हम हर जगह अप्लाई करने वाले हैं, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं देखना है। अब अगला देखिए, अगला जो पोजीशन है वो अगला पोजीशन हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अगला पोजीशन आ जाएगा एट फोकस। हम लोग धीरे धीरे इस ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ खिसकाते जा रहे हैं। फोकस पे ले आएंगे, फिर यहां ले आएंगे, फिर यहां ले आएंगे, फिर यहां ले आएंगे। तो धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ खिसकाते जा रहे हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, ये बन गया आपका कॉनकेव, ये बन गया फोकस, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपको ट्रिक याद करना है डायग्राम बनाने का, तो याद रखिएगा हमेशा दो रे ऑफ लाइट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कराना, आपके सारे डायग्राम्स बन जाएंगे। अब यहां ध्यान से देखिए, ये रहा आपका पैरेलल लाइट, और ये रहा फोकस से जाते हुए, क्योंकि हमको मालूम है रूल नंबर 1 कि पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। दूसरा देखिए, इसे हम इस तरह से बनाते हैं कि आपका ये चीज पैरेलल हो जाए, है ना, ऐसे। यस, ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया, कुछ इस तरह से। मतलब ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आप देख रहे हैं। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों के तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये लाइट कैसा है? पैरेलल। तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें जो लाइट मिलती है वो कैसे मिलती है? पैरेलल लाइट मिलती है। और वो केस कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे खड़ा किया जाए। हमको एक चीज और मालूम है कि पैरेलल लाइट हमेशा एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे इन्फिनिटी पर। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, आज के बाद इस कॉन्सेप्ट को याद रख लीजिए कि पैरेलल रे ऑफ लाइट ऑलवेज मीट्स एट इन्फिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल लाइट हमेशा इन्फिनिटी पर जाकर के मिलेंगे। तो इसका मतलब ये लाइट अभी तो पैरेलल है, धीरे धीरे करते करते कहाँ चले जाएंगे? इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पे जाकर एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंटरैक्ट। इसका मतलब
अगर मैं नेचर के बारे में बात करूं तो नेचर कैसा हो गया इसका पहला, हाईली इनलार्ज्ड, भाई बहुत बड़ा बनेगा ना, इन्फिनिटी पे जाएगा। जैसे कि देखो यहां से सूरज, यहां से सन को देखो, दिखाई देता है छोटा सा, लेकिन जब वहां जाओगे तो कैसा रहता है, बहुत बड़ा रहता है। सेम वैसे ही यहां पर इमेज कैसा बनेगा आपका, हाईली इनलार्ज्ड। दूसरा, क्या हमने डॉटेड लाइन यूज किया यहां पर बनाने के लिए, नहीं यूज किया है। ये तो आपका रेगुलर लाइन है, क्या है, रेगुलर लाइन। इसका मतलब ये क्या बन गया, रियल। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाइन जा रही है कि ऊपर, साफ साफ दिख रहा है नीचे जा रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। तीसरा, मिरर के सामने है या पीछे, तो ये तो हमको मालूम है कि मिरर के कहां है, वो सामने है। कहां है, सामने, लेकिन है कहां पर, फोकस पर, सॉरी एट इन्फिनिटी पर। तो इमेज का पोजीशन कहां होगा, इन्फिनिटी। इमेज का पोजीशन कहां होगा, इन्फिनिटी पर। तो ये हो गया आपका सेकंड केस। क्या हो गया आपका सेकंड केस। अब देखिए धीरे से हम मिरर को और पीछे खिसका देते हैं, मिरर को भी खिसका देते हैं थोड़ा सा, और ऑब्जेक्ट को भी खिसका देते हैं। तो यहां पर तीसरा केस देखिए, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा पीछे और खिसकाएंगे और कहां ले जाएंगे, सी और एफ के बीच में। तो यहां देखिए ये आपका बन गया रेडी, आपका फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। वही करना है जो करते आ रहे हैं, हमेशा कितना का हेल्प लेना, 2 रे ऑफ लाइट का हेल्प लेना, उससे ऊपर नहीं। ले लिया हेल्प, इसके थोड़ा सा मिरर को हम बड़ा बना लेते हैं, ऐसा, क्योंकि अभी हेल्प आएगी इसकी। ठीक है, देखिएगा ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ये ऐसे, और ये देखिए ये रहा इसका मीटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ये लाइट आपस में मिलेंगी। ये रहा ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम है, और ये है बी डैश ए डैश। तो यहाँ देखिए नेचर के बारे में बात करते हैं, बहुत आसान है, अब तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। पहला, साइज के बारे में, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा ही दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो इनलार्ज्ड। दूसरा, वर्चुअल है कि इरेक्ट है, इरेगुलर लाइन है, इसका मतलब क्या है, रियल। और दूसरा क्या है, इन्वर्टेड, क्योंकि लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिली है। तीसरा, पोजीशन, पोजीशन क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी। क्यों, सी के पीछे बना है। कहाँ बना है, सी के पीछे। अब ये जानने के बाद हम अगला पार्ट और देख लेते हैं, और अगला पार्ट हमारा होगा इसी में ही, कि जब एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, फोर्थ पार्ट एट सी, तो बिल्कुल हम देखेंगे, नाम ही है सी, है ना, देखिएगा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंट करना है अपने को, और डिफरेंट ये करना है कि हमें एक लाइट लेना है फोकस से। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब आपने इसे खड़ा कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट तो जाएगा नहीं, इसका कहाँ से नहीं जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो एक लाइट मैंने फोकस से निकाला,
और दूसरा लाइट मैंने पैरेलल निकाला, तो फोकस से जाने वाली लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल। और ये लाइट कुछ ऐसे, अब देखिए इंटरेक्टिंग पॉइंट कहाँ आया, जस्ट नीचे, ए बी, बी डैश ए डैश। ध्यान से देखिए, एक लाइट पैरेलल जो लेते आ रहे हैं, बस दूसरे वाले लाइट को हमने चेंज किया, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, तो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, फोकस से गुजारा। केवल एक यही केस होता है जहां पर आपको थोड़ा सा अलग यूज करना होता है, बाकी सब में आपको दो लाइट लेना है जिसको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आपको पास कराना है। तो नेचर क्या हो गया इसका, सेम साइज, देख रहे हैं आप, सेम साइज का बना है। दूसरा रियल और इन्वर्टेड बना है। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इसका पोजीशन आ गया। किस पर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इसका पोजीशन आ गया। अब लास्ट वाला एक केस हम देखते हैं, फिफ्थ केस, जो हमारा लास्ट केस होगा, उसको ध्यान से देखिए। लास्ट केस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उस लास्ट केस को देखिएगा। तो हमारा लास्ट केस है, पांचवा केस। एक और केस भी होता है इन्फिनिटी वाला, वो आप खुद से देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनने पे मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, मैं आके उसे समझाऊंगा फिर से, ठीक है। तो अगला जो हमारा केस है, उस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा करेंगे। तो यहां देखिए, ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ए बी। अब सेम चीज फॉलो करना है, एक लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराइए और दूसरी लाइट को फोकस से पास कराइए रिफ्लेक्शन के बाद में, ठीक है। ये हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, मुझे भी हल्का फुल्का डायग्राम बनाना आता है यारों, बना लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि एकदम बना लेता हूँ, फिर भी आ जाता है। अब देखो यहाँ पर नेचर बहुत आसान है, आंसर कीजिए फटाफट। बहुत सही, पहला आंसर आया डायमिनिज्ड। डायमिनिज्ड का मतलब होता है छोटा, या आप स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। दूसरा रियल है, बहुत सही। और कैसा है, इन्वर्टेड। तीसरे में क्या आ जाएगा आपका, तीसरे में आ जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। आप देख रहे होंगे इसका जो केस नंबर तीसरा था, केस नंबर तीसरे में हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच खड़ा किया था, तो इमेज कहां बना था, बियॉन्ड सी। सेम इसका उल्टा है ना, ये जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी खड़ा कर रहे हैं तो इमेज सी और एफ के बीच बनता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के पोजीशन को आगे बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इमेज आगे आते जाता है। मतलब अगर आपने फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे आ गया, आपने थोड़ा फोकस से पीछे किया तो इन्फिनिटी से आगे आ गया, आपने करेक्ट फोकस पे रखा तो वो कहां बना था आपका, एग्जैक्टली इन्फिनिटी पर, फोकस और सी के बीच में आया तो बियॉन्ड सी। एट सी पर कहां पर बना था, एग्जैक्ट सी पर बना था। और जब ऑब्जेक्ट को आपने सी के पीछे खड़ा किया तो इमेज उससे भी आगे आ गया और कहां आकर खड़ा हो गया, सी और एफ पर। इसका मतलब इसके अगले स्टेप में अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे खड़ा करता हूं तो आंसर मुझे आपसे चाहिए, क्या आंसर आएगा, ये और आगे खसक करके कहां जाएगा, फोकस पर। इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे खड़ा किया जाता है तो उसका इमेज फोकस पर बनता है। तो ये सारी चीजें आपको आई होप अच्छे से समझ में आई होंगी। समय काफी होने लगा है, समय को देखते हुए आज का वीडियो हम यहीं पर
क्लोज करते हैं। अगले लेक्चर्स में और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके साथ शामिल होऊंगा। निश्चिंत रहिए, घर में अच्छे से रहिए, लॉकडाउन में पढ़ाई कीजिए, और कोई भी इशू होता है तो मैं तो हूं ना, मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट बॉक्स पे आकर सारी चीज़ों को रिजॉल्व करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, घिसा पीटा डायलॉग फिर से दे रहा हूं मैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें ताकि और बच्चों तक ये सारी वीडियोस पहुंच सके और उनके लिए हेल्पफुल रहें। थैंक यू।